हंसते हुए कहा, तो आ जाओ भाई, तुम्हारा ड्रेसिंग कर दूं। हम लोग ऐसे ही तो जा नहीं सकते। मैंने उसके कमरे में घुसते हुए पूछा, क्यों हम ऐसे ही नहीं जा सकते? ब्योमकेश ने एक लकड़ी की अलमारी खोलकर टिन का बॉक्स निकाला, जिसमें से उसने क्रेन का टुकड़ा, छोटी कैंची, गोंद वगैरह कुछ चीजें निकालकर बाहर रखा दी और मेरे गाल पर स्पिरिट तथा गोंद लगाते हुए बोला, लोगों में यह कोई अनजानी बात नहीं रह गई कि अजित बंदोपाध्याय ब्योमकेश बख्शी के परम मित्र हैं, इसलिए थोड़ी सी सावधानी जरूरी है। लगभग 1.25 घंटे तक ब्योमकेश काम करता रहा। जब उसने अपना काम कर लिया तो मैंने शीशे में जाकर देखा तो चौंक कर मेरे मुंह से निकल गया, ओरे बाबा! अजित ने मूंछ या फ्रेंच कट दाढ़ी कभी नहीं रखी। जो व्यक्ति शीशे में दिख रहा था उसकी आयु करीब 10 वर्ष अधिक होगी। गालों पर कुछ झोंयों थीं और रंग था भी कुछ दबा हुआ था। मैंने किंचित भय से पूछा, यदि पुलिस ने धर लिया तो? ब्योमकेश बड़े धैर्य से बोला, डरो नहीं, काबिल से काबिल पुलिसवाला भी तुम्हें पहचान नहीं पाएगा कि तुमने भेष बदला है। यदि तुम्हें विश्वास न हो तो नीचे सड़क पर जाओ और अपनी जान पहचान के किसी भी व्यक्ति से पूछो कि अजित बाबू कहाँ रहते हैं। मेरी आतंक और भी बढ़ गया। मैंने कहा, नहीं नहीं भाई, इसकी जरूरत नहीं है, मैं जैसा हूँ वैसे ही जाऊंगा। मैं जब चलने के लिए तैयार हो गया तो ब्योमकेश बोला, तुम्हें मालूम भी है तुम्हें क्या करना है? बस लौटते समय सावधान रहना, हो सकता है तुम्हारा पीछा किया जाए। क्या इसकी भी आशंका है? आशंका को निर्मूल नहीं जा सकता। मैं घर पर ही हूँ, प्रयास करना कि काम पूरा करके जल्दी से जल्दी लौट सको। घर से बाहर निकलकर पहले तो मैं घबराता रहा, लेकिन जब मैंने देखा कि मेरे बदले भेष से कोई भी आकर्षित नहीं हो रहा है तो मैं सहज हो गया और मेरा आत्मविश्वास भी लौट आया। सड़क के कोने में की दुकान से मैं पान खाया करता हूँ। पाना वाला पश्चिम का है और मुझे देखकर हमेशा अभिवादन करके पान बना देता है। मैंने उसकी दुकान पर जाकर पान मांग, उसने पान बनाकर मुझे दिया। मेरे पैसे पर उसने एक सरसरी निगाह से देखा और पैसे ले लिए। 5 बज गए थे और अधिक समय अब नहीं बचा था। मैं टांग पकड़कर एस्प्लेनेड में उतारा और निर्धारित स्थल की तरफ बढ़ने लगा। यद्यपि यह कोई रोमांटिक मुलाकात नहीं थी और न ही मेरे मन में रूमानी सपने थे, फिर भी एक प्रकार की उत्सुकता और उत्तेजना का एहसास हो रहा था। लेकिन यह उत्तेजना जल्दी ही विलुप्त हो गई। भीड़ के रेले में खंभे की तरह एक ही स्थल पर जमे रहना कोई मामूली काम तो था नहीं। अब तक न जाने कितने लोगों की कोहनी और घुटने टकरा चुके थे और मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा था। लैंप पोस्ट पर टिककर यूं ही खड़े रहने पर एक और भी डर पैदा हो गया, क्योंकि सड़क के उस पार क्रॉसिंग खड़ा सार्जेंट कई बार मुझे घूर चुका था। अगर वह मेरे पास आए और पूछे कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ तो उसकी नजरों से बचने के लिए मैंने सामने व्हाइटवे लैड लॉन्च के सजावटी शोरूमों पर अपनी दृष्टि गढ़ा दी जैसे कि मैं उनमें रखी सुंदर वस्तुओं को निहार रहा हूँ। मैंने सोचा कि पॉकेटमार समझकर पकड़ा जाऊं। इससे तो बेहतर है कि शहर देखने आया एक मूर्ख और गुमार बनकर ही खड़ा रहूं। मैंने अपनी घड़ी देखी। 6 बजने में सिर्फ 10 मिनट शेष थे। 10 मिनट बिताकर मैं इस झंझट से पार हो जाऊंगा। व्याकुलता बढ़ती जा रही थी। मैं खंभे से टिककर जरूर खड़ा था, लेकिन बार बार कुर्ते की जेब टटोल रहा था। जेब अब तक खाली थी। आखिरकार 6 बजे और मैंने आहिस्ता से लैंप पोस्ट से अपना कंधा हटाया। एक बार और जेब टटोली पर निराशा ही हाथ लगी। निराशा के साथ साथ मन में खुशी भी हुई। अंततः मुझे एक उदाहरण मिला था जिसके आधार पर मैं ब्योमकेश को चिढ़ा सकूंगा कि उसके सभी अनुमान सही नहीं होते। मन ही मन प्रसन्न होते हुए मैंने एस्प्लेनेड डिपो की तरफ कदम बढ़ाए ही थे कि फोटो चाहिए बाबू शब्दों ने चौंका दिया। मैंने मुड़कर देखा। लुंगी पहने एक मुस्लिम नौजवान हाथ में एक लिफाफा लिए मेरी ओर देख रहा है। दुविधा में मैंने हाथ में लिफाफा ले लिया और लेने के बाद जैसे ही उसमें से अश्लील फोटो निकलकर जमीन में बिखर, मैं घबरा गया। मैं जानता था कि कलकत्ता की सड़कों पर धंधा चलता है। मैंने अपने हाथ को उसकी ओर बढ़ाते हुए घृणा से इनकार कर दिया, लेकिन इससे पूर्व ही वह आदमी गायब हो गया।
मैंने दांबा चारों ओर देखा पर वह लुंगी वाला युवक कहीं भी दिखाई नहीं दिया। मैं हैरानी में खड़ा हुआ था। समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। एकाएक एक दबी हुई स्थिर आवाज ने मेरे विचारों को भंग कर दिया। मेरे बगल में एक उम्र वाला अंग्रेज व्यक्ति खड़ा था। मुझे न देखकर वह सामने की ओर देख रहा था और शुद्ध बंगला में एक जानी पहचानी आवाज में बोल रहा था, मैं देख रहा हूं तुम्हें पत्र मिल गया है, इसलिए अब घर जाओ, सीधे बल्कि घूम कर जाओ, ट्राम से पहले बऊ बाजार जाओ, वहां उतरकर हावड़ा क्रॉसिंग तक बस लो, फिर टैक्सी से घर। इतने में हमारे सामने सर्कुलर रोड जोन वाली ट्राम आकर रुकी। वह व्यक्ति उछलकर उसमें चढ़ गया। आधे कलकत्ता का चक्कर लगाने के बाद जब मैं थका हारा घर पहुंचा तो देखा कि ब्योमकेश आराम कुर्सी पर पैर चरूट पी रहा है। मैंने कुर्सी खींचकर बैठते हुए पूछा, तो साहेब आप कब लौटे? ब्योमकेश ने धुआं उड़ाते हुए कहा, करीब 20 मिनट हुए। मैंने कहा, तुमने मेरा पीछा क्यों? इसलिए कि मैं कुछ ही मिनटों के लिए चूक गया था। जब तुम लैंप पोस्ट पर कंधा टिकाकर खड़े थे उस समय मैं लैडला के अंदर रेशमी मौजे देख रहा था और कांच की पारदर्शी दीवारों से तुम पर नजर रखे हुए था। उस समय शरीर में कांटे का सरगना तुम्हें देखकर हिम्मत बंधा रहा था। उसका भी कारण था क्योंकि तुम हड़बड़ी में बार बार पॉकेट देख रहे थे, इसलिए वह रुककर चांस ले रहा था। मुझे स्टोर से बाहर आने में कुछ मिनट ही लगे होंगे, लेकिन तब तक तुम वहां से हट गए थे और पत्रवाहक को तुम्हें लिफाफा देने पर्याप्त समय मिल गया। जब तुम कुछ दूरी पर मुझे मिले तो तुम हाथ में लिफाफा लिए भौंचक खड़े हुए थे। तुम्हें वह लिफाफा कैसे मिला? जब मैंने लिफाफा पाने का वृत्तांत सुनाया तो ब्योमकेश ने पूछा, तुमने ठीक से उस आदमी को देखा? क्या तुम उसका चेहरा याद कर सकते हो? मैंने कुछ देर सोचकर कहा, नहीं, बस इतना ही याद है कि उसके नाक के पास एक बड़ा मस्सा था। निराश होकर ब्योमकेश सिर हिलाते हुए बोला, वह तो जाली था, असल